चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग। ओके, तो टॉपिक हमारे पास था बेटा कौन सा? हम कर रहे थे बात गवर्नमेंट ग्रांट की। AS12 ऑन गवर्नमेंट ग्रांट। बेटा क्वेश्चंस करेंगे आज इसके यहाँ पर। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स क्लास नंबर 3 है हमारी ये। हमने पिछली 2 क्लासेस में सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए थे बेटा, याद है? भूल गए? चलो आज रिवाइज कर लेंगे फटाफट से। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस टुडे। जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं या और जो दूसरे क्वेश्चंस हैं जो रेलिवेंट हैं इस एएस के लिए, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करेंगे। बेटा असाइनमेंट आपके पास होगा, उस असाइनमेंट को आप साथ में रखिएगा, ठीक है बेटा? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, शुरू में कुछ बातें दी हुई हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स कब रिकॉग्नाइज करेंगे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट और रिफंड के टाइम पर क्या होगा। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये सारी बातें हम ऑलरेडी अपनी पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं। आओ फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन लगा लेते हैं, ठीक है बेटा? चलो जरा बताना क्या बताया था मैंने। ग्रांट का मतलब और गवर्नमेंट का मतलब कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई और गवर्नमेंट एजेंसी या और कोई सिमिलर बॉडी, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट। और जब भी ये लोग मेरी कोई असिस्टेंस करेंगे, मदद करेंगे, ये असिस्टेंस कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है। और ये असिस्टेंस मुझे मिलेगी कब? जब मैं कंडीशंस या तो पास्ट में या फ्यूचर में कंप्लाई पूरी कर दूंगा, तो तब जो मेरे को असिस्टेंस यानी ग्रांट मिलेगी, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट ग्रांट। बेटा डेफिनेशन बताई थी आपको गवर्नमेंट ग्रांट की। गवर्नमेंट ग्रांट मीन्स असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट इन कैश और इन काइंड टू एन एंटरप्राइज। कब मिलेगी? फॉर फ्यूचर और पास्ट, फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। अब बात आई इसके बाद कि सर गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज कब करें, एंट्री कब करें? एंट्री 2 बातें, कब करें और कैसे करें। तो बेटा कब का जवाब दिया था मैंने? 2 शर्तें हैं। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएं तो आप गवर्नमेंट ग्रांट की एंट्री कर लेना। बेटा कौन सी 2 शर्तें थी? इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंडीशंस अटैच्ड टू द ग्रांट विल बी फुलफिल्ड, और दूसरा इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कलेक्शन विल बी मेड। बेटा जिस दिन आपको इन दोनों चीजों का भरोसा हो जाए कि भाई मैं शर्तें पूरी कर चुका हूं या कर दूंगा, और जिस दिन कर दूंगा उस दिन मुझे पेमेंट मिल जाएगा, जिस दिन इन दोनों बातों का पक्का भरोसा हो जाए, उस दिन आप ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा, ठीक है सर? फिर बात आई कि सर रिकॉग्नाइज करें कैसे, एंट्री करें कैसे? तो एंट्री कैसे करेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रांट किस प्रकार का है। अब ग्रांट भी कई प्रकार के थे। बेटा कौन कौन से थे? ये देखो, टाइप्स ऑफ ग्रांट। बेटा या तो हो सकता है रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। अब ये फिक्स्ड एसेट भी या तो नॉन डेप्रीशिएबल या डेप्रीशिएबल। नॉन डेप्रीशिएबल है तो 2 तरीके थे, या तो डिडक्ट कर दो फ्रॉम फिक्स्ड एसेट या बेटा कैपिटल रिजर्व में डाल दो। अगर डेप्रीशिएबल है फिर से 2 तरीके, या तो डिडक्ट कर दो फिक्स्ड एसेट से या डेफर्ड इनकम में डाल दो। और ये जो डेफर्ड इनकम में डाला है ये क्रेडिट हो जाएगा पीएनएल में इन सिस्टमैटिक एंड रैशनल बेसिस। बेटा इसके बाद याद आ रहा है ना सब कुछ? ये काफी टाइम लगाया था, एग्जांपल्स भी किए थे। और उसके बाद अगली बात, अगर रिलेटेड टू रेवेन्यू हो तो बेटा 2 तरीके, या तो डिडक्ट कर दीजिए फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, या बेटा अगर भविष्य के लिए मिला हो तो क्रेडिट कर देना डेफर्ड इनकम में। और क्या करोगे इसका? धीरे धीरे पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे
सिस्टमैटिक और रैशनल बेसिस पर, या ग्रांट होगा इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तो बेटा क्रेडिट द सेम इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट, या बेटा होगा नॉन मॉनेटरी ग्रांट। ये क्या होता है सर? बेटा इस बार नकद नहीं मिला, इस बार नकद नहीं मिला, इस बार सरकार ने एक प्लांट मशीनरी दे दी या लैंड दे दी। जनरली लैंड देती है सरकार कि चलो जगह, सरकारी जगह पड़ी हुई है, ये ले लो, उस पर काम कर लेना। तो वो जगह या तो मिली होगी फ्री या मिली होगी बेटा कंसेशनल प्राइस पर। अगर फ्री मिली है तो फिक्स्ड एसेट को रिकॉर्ड कर देंगे नॉमिनल वैल्यू पर, और कंसेशनल प्राइस पर मिली है तो जो भी आपने एक्विजिशन कॉस्ट इनकर की उस कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर देंगे। और अगर सब्सीक्वेंटली ये ग्रांट आपको रिफंड करना पड़ जाए तो जो एंट्री आपने ग्रांट मिलते वक्त की थी उसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे एट द टाइम ऑफ मेकिंग द रिफंड। ये था बेटा फास्ट रिकैप। पिछली 2 क्लासेस का फटाफट से हमने रिकैप लगाया कि हम क्या क्या कर चुके हैं। पिछली 2 क्लासेस में पूरे कॉन्सेप्ट किए थे हमने रिलेटेड टू AS 12 ऑन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। आज इसी के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करके टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। शुरू करें बेटा, फटाफट से असाइनमेंट पर आ जाइए, अपने अपने असाइनमेंट्स पर आ जाइए, क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे अब। चलो बेटा देखो मेरे साथ साथ असाइनमेंट्स पर आ जाएं। AS 12 हम बात कर रहे हैं यहां पर AS 12 क्लास नंबर 3, जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। बेटा करना मेरे साथ साथ आसान है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर आइए बेटा पहले। चलो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। मैंने बताया था पहले भी आपको कि जितने क्वेश्चंस भी हैं जो उसने पूछे हुए भी एग्जाम में, सब में रिफंड पूछा हुआ है। देखो लॉजिकल है, जब वो रिफंड पूछता है तो ऑटोमेटिकली उसने ये पूछ लिया कि ग्रांट जब मिला था तब क्या एंट्री होगी, और आज जब रिफंड कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, यानी सारी ही बातें उसने पूछ डाली। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत कर रहे हैं। पढ़िए, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इन लाइन विद AS 12 इन द फॉलोइंग 3 सिचुएशंस। आपको बताना है कि अगर ग्रांट को रिफंड करना पड़े इन सिचुएशंस में तो क्या करेंगे। व्हेन द गवर्नमेंट ग्रांट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू, बताओ बेटा, ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू, अगर इसको रिफंड करना पड़े तो क्या करेंगे, पढ़ना जरा। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ग्रांट, पूछा नहीं है उसने, करके बता रहा हूं। जब ग्रांट मिला होगा तो क्या एंट्री की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। बेटा ये एंट्री की होगी ना, बीइंग ग्रांट रिसीव्ड, और फिर इस ग्रांट को हम PNL में ले गए होंगे, क्योंकि रेवेन्यू ग्रांट है तो PNL में ले गए होंगे। अब PNL की अलग बात है, चाहे मैंने क्रेडिट करके छोड़ दिया हो या रिलेटेड एक्सपेंस से माइनस कर रखा हो, गया होगा PNL में ही। तो अब एट द टाइम ऑफ मेकिंग द रिफंड, एट द टाइम ऑफ रिफंड जरा बताना अब क्या एंट्री होगी। इसने पूछा नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही अपनी बेटा सेवा भाव से कर दिया। क्या है बेटा ये तो बेटा सेवा भाव है। तो बताना रिफंड के टाइम पर क्या एंट्री करोगे। बताओ जब ग्रांट मिला तो कौन सी पोटली में पड़ा हुआ है ग्रांट, ये देखो बेटा, ये रहा ग्रांट, ये ग्रांट पहुंच गया PNL में, तो आज रिफंड भी कहां से होगा, PNL अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग रिफंड, बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू रिफंडेड। तो बेटा ये एंट्री होगी, ये है ट्रीटमेंट इसका। ऐसे ही अगर वो बोल रहा है व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, ओहो स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, बेटा बड़ी सारी बातें हो गई इसमें, तो बड़ी सारी बातें हो गई, सारे काम करके दिखाएंगे, हटा दूंगा बेटा से। अगर स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए हो ग्रांट
रिलेटेड ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट। तो बेटा वही चार्ट बना दो ना। अब अगर ये फिक्स्ड एसेट डेप्रीशिएबल है या नॉन डेप्रीशिएबल है, उसने नहीं बताया ना कि ये स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट कौन सी है, तो मैं तो सारे केस बता रहा हूं। अगर नॉन डेप्रीशिएबल है तो सीधा रिफंड की एंट्री कर दें क्या? चलो जी, रिफंड की एंट्री हो जाएंगी। क्या क्या करोगे बताओ बेटा, बताओ क्या एंट्री करोगे एट द टाइम ऑफ रिफंड? एट द टाइम ऑफ रिफंड बेटा जब बताओ, जब ग्रांट मिला होगा तब कहां डाल दिया होगा? कैपिटल रिजर्व में। तो अब क्या एंट्री हो जाएगी? कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग ग्रांट रिसीव्ड अर्लियर फॉर नॉन डेप्रीशिएबल एसेट रिफंडेड ड्यू टू सर्टेन रीजंस। शायद कुछ शर्तें पूरी ना की होंगी तो मुझे रिफंड करना पड़ गया, ये एंट्री कर देंगे। अच्छा, अब अगर वो डेप्रीशिएबल एसेट थी, डेप्रीशिएबल एसेट थी, समझो बेटा अब क्या होगा? एट द टाइम ऑफ रिफंड बेटा अगर हमने शुरू में डिडक्शन मेथड फॉलो किया होगा, आज क्या एंट्री होगी वो निर्भर करेगा इस बात के ऊपर कि रिफंड मिलते हुए क्या एंट्री की थी। अगर रिफंड मिलते हुए एसेट से घटाया था तो ग्रांट एसेट में पड़ा हुआ है, वहीं से वापस कर दो। और अगर ग्रांट मिलते हुए डेफर्ड इनकम में डाला था तो वो ग्रांट डेफर्ड इनकम में पड़ा हुआ है, वहां से वापस कर दो। ये लो बेटा ऑप्शन 1, इफ द ग्रांट रिसीव्ड अर्लियर वाज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, तो आज रिफंड के टाइम पर ये एंट्री। इफ द ग्रांट रिसीव्ड फॉर डेप्रीशिएबल एसेट इज ट्रांसफर टू डेफर्ड इनकम, तो आज रिफंड के टाइम पर ये एंट्री। पूरा एएसई पूछ रहा है और क्या। ठीक है बेटा, पुराने एएस की जो अभी करके आया उसका रिवीजन भी हो रहा है। और तीसरा, इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, बताना बेटा 4 नंबर पूछा सब कुछ उसने। ग्रांट्स रिलेटेड टू प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन बेटा बता दो जरा। अगर ग्रांट है रिलेटेड टू प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, बताना जब ग्रांट मिला होगा तब क्या एंट्री की होगी? सर एंट्री की थी ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था, तो आज उसी कैपिटल रिजर्व अकाउंट वाली पोटली से निकालकर ग्रांट रिफंड कर देंगे। बेटा दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा था बेटा? हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर था ये 4। फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट करिए। क्वेश्चन ही करने हैं सारे आज, बस झटपट से। आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। करिए बेटा। तो ये तो कुछ नया था ही नहीं, जनरल सी बात उसने पूछ ली थी, मैंने पूरा एएस दोबारा कॉपी कर दिया। चलो जी और देखो फिर अब क्वेश्चन नंबर आइए बेटा। कौन सा करेंगे बताइए? सर जो चाहे मर्जी करा दो, आप कौन सा हमारी सुनने वाले हो, कराओगे तो वही जो आपको खुद पसंद आएगा। लो बेटा ऐसी बात है फिर। चलो पढ़ो, आसान आसान क्वेश्चन है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक एक 2-2 एंट्रियां करनी है बस, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। एक्स लिमिटेड रिसीव्ड अ रेवेन्यू ग्रांट, रेवेन्यू ग्रांट देख रहे हो बेटा, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ खर्चे मेट आउट करने के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपया दे दिया था फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज टू बी कैरिड ऑन बाय द कंपनी फॉर इट्स एम्प्लॉइज। बोला कि लो 10 करोड़ रुपए, अपने एम्प्लॉइज को फ्री खाना खिलाना, उनकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर देना, उन्हें थोड़ा एजुकेशन वगैरह देना, एक्स्ट्रा पढ़वा देना, कोई कोर्स वगैरह करवा देना, उस सब के लिए 10 करोड़ की ग्रांट मुझे सैंक्शन कर दी। किसी एसेट के लिए नहीं दी,
ग्रांट इज नॉट रिसीव्ड फॉर एनी एसेट, इट इज रिसीव्ड फॉर द रेवेन्यू, ठीक, फॉर मीटिंग आउट रेवेन्यू एक्सपेंसेस। द ग्रांट प्रिस्क्राइब द कंडीशंस फॉर यूटिलाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है, ग्रांट ने बोला कुछ शर्तें जरूर हैं which needs to be fulfilled। खैर, however during the year 2008-2009, 6-7 में मिला, 7-8 गुजर गया, 8-9, 2 साल बाद, it was found that the prescribed conditions were not fulfilled। ओ बेटा, so sad, सरकार ने कहा था शर्तें पूरी करनी है, 2 साल हो गए इस बात को, शर्तें पूरी ना कर पाया, एंड द ग्रांट शुड बी रिफंडेड, और अब आज सरकार को वो पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा। स्टेट how this matter will have to be dealt with in the financial statements of its for the year ended 2008-2009। बेटा देखना जरा, जब ईयर 2006-2007, सर ये पूछा तो है नहीं बेटा, सेवा भाव क्या है बेटा, ये सेवा भाव पूछा नहीं है, तो बताओ जरा, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द ग्रांट बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, 10 करोड़ रुपए का ग्रांट मिल गया, और बीइंग ग्रांट रिसीव्ड एंड दिस 10 करोड़ इज नाउ ट्रांसफर टू पीएनएल। लेकिन अब ओहो अफसोस बेटा, ये ग्रांट मुझे वापस करना पड़ गया, ये थी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। तो बेटा जरा बताना कहां से रिफंड करेंगे। सर ये ग्रांट हमने पूरा पीएनएल में भेज दिया था, पीएनएल नामक पोर्टली में ये ग्रांट पड़ा हुआ है, तो बस सर वहीं से पीएनएल से निकालकर ग्रांट वापस कर देंगे। बीइंग ग्रांट रिसीव्ड इन 2006-7 नाउ रिफंडेड ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस, क्योंकि शायद मैं कुछ शर्तें पूरी नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे ये ग्रांट वापस करना पड़ेगा। लो बेटा, लो बेटा, देखें कौन नोट कर रहा है बेटा सबसे पहले। आसान है बिल्कुल, ये तो उसने पूछा नहीं था, वो तो मैंने ऐसे ही कर दिया, उसने तो बस ये पूछा था रिफंड के टाइम पर क्या करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द रिफंड, since the grant was earlier credited to PNL, therefore the refund of grant is to be made from the place at which they are lying at the time of making the refund। वो PNL में चला गया था, तो PNL से ही कान पकड़कर वापस ले आओ। बोलो बेटा, चलो और देखें क्वेश्चन नंबर, आइए बेटा 6 पर। 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। संतोष लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 8 crores फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन बैकवर्ड एरिया। बेटा फैक्ट्री लगाने के लिए 8 करोड़ का ग्रांट मिल गया। आउट ऑफ दिस ग्रांट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 crores एज डिविडेंड। शाबाश बेटा शाबाश, देख रहे हो आप कंपनी की होशियारी, देख रहे हो। सरकार ने ग्रांट दिया ये काम करना, और उसमें से 2 लाख निकालकर मालिकों को बांट दिए। कर सकते हो क्या? लॉजिकली बताओ, कर सकते हो क्या? ऑब्वियसली इट्स रॉन्ग। जब गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दिया है किसी यूज के लिए, तो यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट, दीज आर नॉट द प्रॉफिट्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। नहीं बांट सकते जी, नहीं बांट सकते, कोई कारण ही नहीं है, नहीं बांट पाएंगे। ओहो सर गलती हो गई है, तो चलो खैर देखते हैं क्या करना है। ऑल्सो संतोष लिमिटेड रिसीव्ड लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट। लो बेटा, कौन सी है ग्रांट? ये नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, बट इट हैज नॉट रिकॉर्डेड इट एट ऑल इन द बुक्स एज नो मनी हैज बीन स्पेंट। मैंने कहा जी वो संतोष जी लैंड मिली थी सरकार से, कहाँ है किताबों? जी क्यों दिखाऊं किताबों में, मुझे तो फ्री मिली थी, तो मैंने इसलिए दिखाई नहीं किताबों में। किताबों में क्यों दिखानी है? जब मैंने कुछ इनकर ही नहीं किया तो इसलिए मैंने किताबों में दिखाई नहीं। बताओ बेटा क्या नहीं दिखाएंगे? नॉन मॉनेटरी ग्रांट रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। याद करो, याद करो, लास्ट सेगमेंट था नॉन मॉनेटरी ग्रांट रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट।
क्या करते थे, शुड बी रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड होगी। द कंटेंशन द ट्रीटमेंट अडॉप्टेड बाय संतोष लिमिटेड इज नॉट करेक्ट। खैर पूछा क्या इसने, इन द लाइट ऑफ AS12 एग्जामिन whether the treatment of both the grants is correct or not. No. क्या लिखेंगे आप, as per AS12 government grant which is received for any specific purpose cannot be utilized for distribution as dividend. Therefore the treatment adopted by the company is not correct, is not in line with AS12. Clear? पहली बात. In the second case, when the land is received free of cost by the state government, then it is a non-monetary grant. Then it is a non-monetary grant received free of cost. Received free of cost. तो ऐसे में क्या करेंगे बेटा, जल्दी बताओ। ऐसे में लैंड इज रिकॉर्डेड एट द नॉमिनल प्राइस, एट द नॉमिनल वैल्यू से ₹1, and this entry and credited to capital reserve. This entry is only for the purpose of disclosure. Therefore again the treatment adopted by the company that no entry should be passed is not in line with AS12. बताओ बेटा, लिख लोगे सारी बातें? ये अब दोनों बातें समझानी है बस अपने शब्दों में, और क्या। पहली बात तो ये बताओ कि जो डिविडेंड दिया आपने वो गलत था। दूसरा, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड मिली किताबों में दिखाएंगे नॉमिनल वैल्यू पर, नॉन मॉनिटरी ग्रांट है, रिसीव फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट नॉमिनल वैल्यू। ₹1, ₹10, ₹100 नॉमिनल वैल्यू कुछ भी पकड़कर उस पर दिखाएंगे। करो बेटा फटाफट से नोट करिए, नोट। हेलो, हाँ जी बताइए। जी बेटा, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 संतोष लिमिटेड। बेटा बढ़े और आगे, ऐसे ही आसान से क्वेश्चन है, बस मैक्सिमम क्वेश्चन ही 4-5 नंबर का आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो मैक्सिमम 4-5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है, ABC लिमिटेड परचेज द मशीन फॉर 25 लाख। ओहो बेटा, देखा ABC को कितना रईस है, 25 लाख की मशीनरी खरीद डाली, विच हैज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years विद अ साल्वेज वैल्यू ऑफ 5 लाख। ये मशीनरी 5 लाख रुपए की स्क्रैप वैल्यू है, 10 साल चलेगी। तो अगर मैं मशीनरी की डिटेल्स नोट करूं तो ये जो 25 लाख की मशीन है, अकॉर्डिंगली इस पर डेप्रीसिएशन लगेगा, जल्दी बोलो बेटा कितना, ये बैठेगा 2 लाख रुपए पर एनम का डेप्रीसिएशन बैठेगा। ये एसेट खरीदी, क्वेश्चन की समरी तैयार कर रहा हूं बस, अभी कुछ शुरू नहीं किया। ये जो एसेट खरीदी है इसकी डिटेल्स मैंने नोट कर डाली। ऑन परचेज ऑफ एसेट, देखा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी ने पेज अ ग्रांट ऑफ 5 लाख। देखा बेटा मोदी जी का दिल कितना बड़ा है, 5 लाख रुपए दे दिए। बोला भाई बहुत बढ़िया काम किया तुमने मशीनरी खरीद कर, हमसे ग्रांट ले जाओ 5 लाख रुपए की। बढ़िया काम किया क्योंकि आपने, तो हम आपकी सहायता करना चाह रहे हैं, 5 लाख रुपए हमसे ले जाओ इस मशीनरी के एवज में। पास एंट्रीज विद नरेशन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट ईयर ट्रीटिंग ग्रांट एज डिफर्ड इनकम। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, बताओ ग्रांट कितने का मिल गया, ग्रांट मिल गया था 5 लाख का। तो बताना बेटा अब एंट्री क्या करेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ग्रांट। बताओ बेटा सबसे पहले फॉर फिक्स्ड एसेट परचेज्ड, नाम क्या था फिक्स्ड एसेट का,
नाम था बेटा इसका मशीनरी, फॉर मशीनरी परचेज्ड फॉर 25 लाख रुपए। बेटा मशीनरी परचेज की 25 लाख रुपए की, फॉर मशीनरी परचेज्ड। अब क्या हुआ बेटा, फॉर ग्रांट रिसीव्ड, फॉर ग्रांट रिसीव्ड। और तीसरा क्या हुआ बेटा, जल्दी बोलो, फॉर ग्रांट रिसीव्ड ट्रांसफर्ड टू डेफर्ड इनकम अकाउंट। ये होगा बेटा एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द ग्रांट। ये 3 एंट्रियां हो जाएंगी, फॉर मशीनरी परचेज, फॉर गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, फॉर गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव ट्रांसफर टू डेफर्ड इनकम। ठीक है बेटा। अब इसके बाद एट द ईयर एंड रिफंड नहीं हुआ, कोई रिफंड का केस नहीं है इस बार। अब ये बताओ ईयर एंड पर क्या करोगे? सर मशीनरी पर डेप लगाएंगे, आओ लगवाते हैं। डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, बेटा कितना डेप लगेगा? 2 लाख रुपए सालाना का डेप लगेगा एंड दिस डेप विल नाउ बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। बेटा कुछ और भी करोगे क्या, ये बता दो बस मुझे। कुछ और भी करोगे? नरेशन लिख लेंगे सबकी। फॉर डेप्रीसिएशन चार्ज, फॉर डेप्रीसिएशन ट्रांसफर टू P&L। साथ में एक काम और करना पड़ेगा, ये जो डेफर्ड इनकम क्रिएट किया हुआ है विल बी क्रेडिटेड टू P&L इन सिस्टमैटिक बेसिस। सर ये सिस्टमैटिक और रैशनल बेसिस क्या हुआ? मैंने बताया था हिंट, जिस रेशो में डेप लगाओ, जिस तरीके से एसेट को राइट ऑफ करो, उसी तरीके से डेफर्ड इनकम को खत्म कर देना। जिस रेशो में, जिस बेसिस पर एसेट को राइट ऑफ करेंगे, उसी बेसिस पर डेफर्ड इनकम को खत्म कर देंगे। तो आपने देखो यहां पर 25 लाख की एसेट है, 10 साल में कुछ कुछ राइट ऑफ करने वाले हो, तो डेफर्ड इनकम को भी 10 साल में P&L में क्रेडिट कर देंगे। तो 5 लाख थे, 50 हजार रुपए, 5 लाख थे, 50 हजार रुपए हर साल के P&L में धीरे 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 क्रेडिट होते जाएंगे। तो जरा देखना नेट बर्डन कितना आया P&L के ऊपर। बेटा नेट बर्डन फॉर द ईयर इज 1,50,000। अगर डिडक्शन मेथड से करते तो भी बर्डन 1,50,000 का ही आता। देखना कैसे? बेटा 25 लाख में से 5 लाख का ग्रांट घटा देते, 20 लाख रुपए, और 20 पर जब डेप लगाते 10 साल में 5 लाख की स्क्रैप वैल्यू पकड़कर, तो वो 1.5 लाख ही आता। नेट चार्ज उसमें भी 1.5 लाख रुपए ही आता। इफ वी हैड फॉलोड, इफ वी वुड हैव बीन फॉलोड डिडक्शन मेथड। बता दिया, पूछा नहीं है उसने, ऐसे ही बात कर ली हमने। सेवा भाव, हाँ बेटा सेवा भाव करो जरा। क्वेश्चन नंबर 7 कर लो नोट बेटा। बताना बेटा इसी में अगर डिडक्शन मेथड फॉलो किया होता तब क्या? बेटा अगर डिडक्शन मेथड फॉलो किया होता, सर पहले ये नोट कर लें एक बार। ठीक है बेटा, ऐसे ही एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको, ये पूछा नहीं है उसने। इसी क्वेश्चन में इफ डिडक्शन मेथड वाज फॉलोड, तो एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द ग्रांट, ये नोट कर लिया होगा सबने, ये ध्यान रखना बस। नेट चार्ज P&L में 1.5 लाख रुपए आया, मुझे यही साबित करना है। दूसरे मेथड में भी मशीनरी टू बैंक, बैंक टू ग्रांट, ग्रांट इस बार मशीनरी की कॉस्ट को कम कर देता,
और अब इसके बाद ये बताओ डेप्रीसिएशन पर एनम कितना लगेगा। डेप्रीसिएशन पर एनम कॉस्ट 20 लाख माइनस स्क्रैप 5 लाख, ये स्क्रैप है, ये नेट कॉस्ट बची अपॉन 10 साल, ये लाइफ है। तो नेट चार्ज पीएनएल पर आया 1.5 लाख रुपया महीना। तो इस बार एंट्री ही कितने से हो जाएगी, ये एंट्री होगी 1.5 लाख से, और पीएनएल में भी जाएंगे 1.5 लाख रुपए। ये एंट्री इस बार होगी ही नहीं। आई होप समझ में आ गई होगी बात। कोई इतना लंबा चौड़ी बात थी नहीं, यहां पर कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं थी कि दिक्कत परेशानी रहे इसमें। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। Messrs A Limited has set up its building in a designated backward area। लोग प्लानिंग करते हैं ऐसे कि भाई फैक्ट्री लगानी है, काम करते हैं बिहार में। क्यों भाई बिहार में रहते तुम राजस्थान में और लगा रहे हो बिहार? अरे भाई वहां जगह सस्ती मिल जाएगी। सरकार ने बहुत सारे प्रावधान बना रखे हैं वहां पर बूस्ट करने के लिए इंडस्ट्री को, तो उसका एडवांटेज बहुत बढ़िया एडवांटेज है। मैं 20 करोड़ रुपए लैंड में लगाऊंगा, उससे अच्छा मैं सेटअप में लगाऊंगा ना, मशीनरी खरीदूंगा, लैंड मुझे फ्री मिल जाएगी। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग फैक्टर। खैर, तो ऐसे ही कुछ हुआ। कोई डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया था, सरकार ने जिसको चिन्हित किया हुआ था कि अगर आप यहां पर लगाएंगे, तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया 200 लाख का, बिजनेस सेटअप किया, और गवर्नमेंट कंपनी इज एलिजिबल फॉर 25% सब्सिडी। कंपनी को 25% सब्सिडी मिल जाएगी क्योंकि हमने डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री लगाई है, बिजनेस सेटअप किया है, और 50 लाख रुपए सरकार से मिल भी गए। मुझे बताओ ये गवर्नमेंट ग्रांट कौन सी है? क्या स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए है, डेप्रीशिएबल नॉन डेप्रीशिएबल? आंसर इज नो। सरकार ने पूछा कितने पैसे, मैंने जी 200 लाख लगेंगे, लो 50 लाख हमसे ले जाओ, 25%, जहां चाहे मर्जी इस्तेमाल करना। कौन सा है? इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। लो बेटा, एक और घिसा पिटा क्वेश्चन आ गया, बताना क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 8 में। बेटा कैपिटल फॉर ग्रांट रिसीव्ड, जब ग्रांट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, कितना बेटा? 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए बीइंग ग्रांट रिसीव्ड। और उसके बाद सिंस दिस ग्रांट इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो देयरफॉर दिस ग्रांट ऑफ ₹50 लाख रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लो बेटा, बेटा नोट करो फटाफट से, फिर बढ़ेंगे और आगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद तब और आगे आएंगे। देखें बेटा कौन बच्चा सबसे पहले नोट करेगा। सर इसमें नोट करने लायक कुछ है ही कहाँ? बिल्कुल सही, मैं भी तो यही कहता था। ये लो बेटा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, आपने तो बेटा मेरे मुंह की बात ही छीन ली। चलो जी 9th देखते हैं।
मैसर्स एबीसी लिमिटेड परचेज फिक्स्ड एसेट 50 लाख की, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ 20% यानी कितने का, 10 लाख का हुआ होगा। स्क्रैप वैल्यू 8 लाख रुपए है और लाइफ इसकी 8 साल है। एज्यूम डेप्रीसिएशन एसएलएम बेसिस पर लगेगा। एसेट इज शोन इन द बैलेंस शीट नेट ऑफ ग्रांट, यानी ग्रांट के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, डिडक्शन मेथड। डिडक्शन मेथड देखना बेटा, एसेट कितने की थी, एसेट थी 50 लाख की, गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया था 20% 10 लाख का, तो नेट एसेट आप किताबों में 40 लाख की दिखाएंगे, जिसकी लाइफ दे रखी है 8 साल और स्क्रैप दे रखा है बेटा 8 लाख रुपए। तो इस मुताबिक डेप्रीसिएशन एसएलएम से कितना लगेगा पर एनम, 40 लाख डिवाइड बाय 8 लाख डिवाइड बाय 8, 32, 8, 4 कितना हुआ बेटा, ये 4 लाख रुपए हो गया क्या, 4 लाख पर एनम। एक बार चेक कर लो, फिगर्स गलत तो नहीं कर दी मैंने यहाँ पर। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है फ़िलहाल। ये हो गया आपका, फिर चेक कर लेते हैं, 8 लाख है, 32 लाख, 32 लाख डिवाइड बाय 8 नहीं, ठीक है, 4 लाख पर एनम का डेप्रीसिएशन लग जाया करेगा। ये स्थिति थी। अब वो बोल रहा है आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, द ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 7 लाख। ओहो, देख रहे हो बेटा, ग्रांट भी 7 लाख का वापस करना है ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस। पास एंट्रीज फॉर सेकेंड ईयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। दूसरे साल की एंट्रियां करके बताइए। 1 साल के बाद ही ग्रांट वापस करना पड़ेगा। काम करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। ईयर 1 का बिगनिंग, ईयर 1 का बिगनिंग बताना क्या एंट्री होगी। ये एंट्री हो जाएगी फिक्स्ड एसेट टू बैंक, पूछा नहीं है इसने, फिर बता रहा हूं। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द ग्रांट 50 लाख, सॉरी, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द एसेट, बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट, बीइंग ग्रांट रिसीव्ड, बीइंग ग्रांट शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। बेटा ठीक है, जरा बताना ग्रांट कौन सी जगह पड़ा हुआ है। बेटा फिक्स्ड एसेट नामक पोटली में ग्रांट पड़ा हुआ है। चलो जी, ईयर एंड पर, ईयर 1 के एंड पर बताओ बेटा फटाफट से। ईयर 1 के एंड पर ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल, यही बोल रहा है बेटा। ईयर 1 के एंड पर ग्रांट रिफंडेबल हो जाएगा, बेटा यही बोल रहा है। और कितना बता रहा था जरा बताना, मैं भूल गया कितना ग्रांट रिफंडेबल था। ग्रांट इज रिफंडेबल 7 लाख रुपए का, बेटा 7 लाख रुपए का ग्रांट रिफंडेबल था। आओ, जब ग्रांट रिफंड करना है तो कहाँ से करेंगे बेटा, ग्रांट रिफंड कराओ। फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट 7 लाख से बढ़ जाएगी, बीइंग ग्रांट रिफंडेबल। ईयर 1 के एंड पर एट द एंड ऑफ ईयर 1, डेप रह गया ईयर 1 के एंड का, डेप रह गया बेटा ईयर 1 के एंड का। पहले डेप लगा लो, फिर ग्रांट रिफंड करना। रिफंड करना पहले डेप लगा लेते हैं। डेप्रीसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 4 लाख का ग्रांट था। दिस इज अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। अभी तक तो कुछ खास हुआ ही नहीं। अब जब रिफंड करेंगे तो दिस रिफंड इज एडजस्टेड थ्रू फिक्स्ड एसेट, क्योंकि फिक्स्ड एसेट नामक पोटली में ग्रांट गया था तो आज रिफंड भी यहीं से होगा, बीइंग ग्रांट रिफंडेड।
क्लियर है बात बेटा? लेकिन उसने ये सब पूछा ही नहीं, उसने पूछा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर सेकेंड ईयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आपको बताना है कि सेकेंड ईयर में क्या एंट्री होंगी। आफ्टर फर्स्ट ईयर बोल रहा था वैसे ये, तो ये एंट्री भी ईयर 2 में ही करके दिखाओ। ये लो, ईयर 2 में पहले तो ग्रांट रिफंड हो गया। अब बस एक बात बता दो मुझे जो पूछना है इसमें, कि डेप्रीसिएशन इस साल कितना लगाएंगे। रिवाइज डेप्रीसिएशन सिखा रखा है वैसे मैंने आपको। ईयर 2 रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन पर एनम, AS10 में सिखाया था। कॉस्ट चेंज हो गई ना एसेट की, चेक करो। कॉस्ट पहले कितनी थी? 40 लाख माइनस 4 लाख 36 लाख थी। अब ये 7 लाख से और बढ़ गई, ये कॉस्ट है आज की। स्क्रैप रहेगी 8 लाख रुपए, और लाइफ कितनी है इसकी रिमेनिंग? 7 साल। तो 36 लाख माइनस 7 29, 29 माइनस 8 21, डिवाइड बाय 7। डेप्रीसिएशन लगेगा सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 3 लाख रुपए का। डेप्रीसिएशन टू फिक्स्ड एसेट और P&L टू डेप्रीसिएशन 3 लाख। फॉर डेप्रीसिएशन ट्रांसफर टू P&L। खत्म कर लो बेटा, चेक करो बेटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? 36 प्लस, अरे गलत कर दिया, माइनस कर दिया मैंने, ये 7 लाख, ये आएगा 43, गलत कर दिया। 43 माइनस 8 35 बाय 7 5, 5 लाख आएगा बेटा। ये गलती से मैंने माइनस कर दिया, 5 लाख। लो बेटा 5 लाख। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 करिए। 9 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2016 का, बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं था। 9 आगे आओ बेटा। 9 के बाद पढ़िए बेटा, पढ़े? हाँ जी, हाँ बेटा। राम लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 80 लाख, लाइफ 4 साल, स्क्रैप वैल्यू 8 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट 32 लाख का मिल गया। तो या तो 32 लाख माइनस कर देना 80 में से, या डेफर्ड इनकम में डाल देना। देखते हैं क्या कह रहा है। शो एंट्रीज टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट and the value of fixed assets in the third year and the amount of debt for remaining 2 years। ओ बहुत सारी चीज़ पूछ ली बेटा। थर्ड ईयर में ग्रांट रिफंड हो गया, और डेप कितना लगेगा फिर बचे हुए 2 साल में। इफ द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट, इफ द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम अकाउंट, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। सुनो ध्यान से, एक एक काम करते हैं। When the grant received is credited to the asset account, is transferred to asset account deducted from the cost of asset। लो जी, पहला ट्रीटमेंट देख रहे हैं, केस ए। इफ ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट, अगर ग्रांट को फिक्स्ड एसेट्स में क्रेडिट किया, बताना बेटा ये फिक्स्ड एसेट थी कितने की आपकी? 80 लाख की। गवर्नमेंट ग्रांट था आपका 32 लाख का, यानी बेटा 48 लाख रुपीस की फिक्स्ड एसेट नेट किताबों में दिखाई होंगी आपने। इस पर डेप्रीसिएशन लगाना शुरू किया होगा आपने। स्क्रैप वैल्यू 8 लाख पकड़कर 4 साल में आपने 10 लाख पर एनम का डेप्रीसिएशन लगाना शुरू भी कर दिया होगा बेटा, यही किया होगा ना आपने। अब ये काम करते करते 2 साल हो गए,
क्योंकि थर्ड ईयर में हुआ जो कुछ हुआ है। चेक करिए, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, 2 साल बाद बताना बेटा एसेट की बुक वैल्यू कितनी है। बेटा 48 लाख में दिखाया था, माइनस 2 साल का डेप्रीसिएशन घटाने के बाद 28 लाख रुपए वैल्यू बची हुई है आज। भाई 48 लाख थी, 10-10 लाख का डेप्रीसिएशन 2 साल में लग गया। 2 साल में 10-10 लाख का डेप्रीसिएशन 2 साल में लगा तो 28 लाख वैल्यू आज बची हुई है 2 साल बाद। और आज जब ग्रांट रिफंड करना पड़ेगा तो बेटा वापस एसेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। बेटा एसेट की कॉस्ट वापस बढ़ जाएगी 32 लाख से। कितनी हो गई बेटा? फिर से 2 साल बाद जब रिफंड करेंगे ग्रांट को तो वापस एसेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अब ये बताना रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन कितना होगा फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन पर एनम कितना रहेगा? 60 लाख, स्क्रैप वैल्यू 8 लाख, 4 साल कितना हुआ बेटा? ये 52 लाख डिवाइड बाय 4, 13 लाख। 13 लाख पर एनम का डेप्रीसिएशन लगेगा फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। 13 लाख पर एनम का डेप्रीसिएशन लगेगा फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। नोट करिए पहले इसको इतना। बेटा ठीक है ना? चेक करो फटाफट से। 48 ठीक है बेटा, एंट्री बता दो क्या होंगी अगर एंट्री करना चाहें तो। जनरल एंट्री ईयर 2 की, रिफंड करवाओ ग्रांट तो ग्रांट अकाउंट डेबिट टू बैंक 32 लाख का ग्रांट पे करना पड़ा हमारे को। और ग्रांट वापस एसेट की कॉस्ट में जाकर जुड़ जाएगा। और ईयर एंड पर अब डेप्रीसिएशन फिक्स्ड एसेट पर लगेगा बेटा 13 लाख का, और विच इज अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। लो बेटा नोट करो इसे। पहला केस था ये, फर्स्ट केस था ये। फर्स्ट केस। सिमिलरली अगर ग्रांट को हमने डिफर्ड इनकम में डाला होता तब क्या करते? बेटा आसान है, वो तो बहुत ही आसान है। ये लो, इसको हटा दूं यहां से पहले। इफ द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डिफर्ड इनकम तो बेटा एसेट 80 लाख की और इस पर डेप्रीसिएशन लगता रहता 4 साल 72 18 लाख पर एनम का डेप्रीसिएशन लगता रहता। ग्रांट जो कि 32 लाख का है वो हम डेफर्ड इनकम में ट्रांसफ़र कर देते और ये डेफर्ड इनकम अमोर्टाइज होती रहती पर एनम 4 साल में 8 लाख रुपए के हिसाब से। बेटा देखो ज़रा, एसेट का ये करते, एसेट का तो ये करते 80 लाख की एसेट पर वो एज इट इज 4 साल में डेप लग जाता 18 लाख पर एनम के हिसाब से, 4 साल में खत्म हो जाती। और डेफर्ड इनकम
में जो ट्रांसफर किए ग्रांट के 32 लाख, ये भी 4 साल में डेप के रेशो में पीएनएल में जा जाकर खत्म हो जाते। लेकिन बेटा कहानी ही कुछ और हो गई। आफ्टर 2 ईयर्स जरा बताना एसेट की बुक वैल्यू कितनी है? सर एसेट की वैल्यू है 80 लाख माइनस 18 लाख 2 साल के 36, यानी 44 लाख रुपीस है। अच्छा ये बताओ जरा डेफर्ड इनकम में, डेफर्ड इनकम का बैलेंस कितना है? सर 32 है, लेकिन 8-8 लाख रुपए 2 साल तक पीएनएल में चले गए हैं, तो सर 16 लाख बचा हुआ है, 16 लाख रुपए बचा हुआ है। अब अगर मुझे ग्रांट वापस करना पड़ रहा है, ध्यान से बताओ अब बेटा, ग्रांट विच इज टू बी रिफंडेबल, कोई बताएगा ग्रांट कितना रिफंड करना पड़ रहा है मेरे को? बेटा ग्रांट कितना रिफंड करना पड़ रहा है? ग्रांट रिफंड करना पड़ रहा है 32 लाख का। अब ये बताओ ये 32 लाख कहां पड़े हैं? बेटा याद है ये ग्रांट के पैसे कहां चले गए थे? नानी के घर। नानी का नाम क्या? डेफर्ड इनकम। यहां चले गए थे और फिर कुछ समय बाद यहां से निकलकर, ये देख रहे हो डेफर्ड इनकम अमोर्टाइज हो गए थे। हर साल 8-8 लाख रुपए कहां चले जाते थे बेटा? बुआ के घर। बुआ के घर का नाम क्या? पीएनएल। कितने जा चुके हैं? 16 लाख। डेफर्ड इनकम 32 में से 16 लाख तो पीएनएल में जा चुके हैं। कॉन्सिक्वेंटली आज डेफर्ड इनकम में 16 लाख हैं और पीएनएल में 16 लाख हैं। देख रहे हो ये जो ग्रांट वाला बच्चा है ये कहां कहां पड़ा हुआ है? आधा पड़ा हुआ है नानी के यहां, आधा पड़ा हुआ है बुआ के यहां। आओ बेटा कान पकड़कर वापस ले आते हैं। डेफर्ड इनकम डेबिट 16 लाख, पीएनएल डेबिट 16 लाख, 2 ग्रांट। लो बेटा लो। सर शोर क्यों मचाते हो? समझ में आ गया बेटा? चलो ठीक है, 32 लाख, 32 लाख खत्म हो गई चर्चा बेटा। दोनों पॉइंट्स कवर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10th के लिए फटाफट से नोट करो। चलिए फटाफट से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 11 भी इसके बाद। आसान है क्वेश्चन, कोई खास दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। 1 और 2 थ्योरी के हैं, 3 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पर खत्म ही कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा खत्म कर लेना फटाफट से। गवर्नमेंट ग्रांट, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। सर बड़ा पसीना आ रहा है आपको बेटा, एसी नहीं काम कर रहा है यहाँ का। चलो खैर क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 वो ये बोल रहा है यहां पर, ऑन 1 अप्रैल XYZ रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट फॉर 100 लाख फॉर एक्विजिशन ऑफ न्यू मशीनरी। बेटा नई मशीनरी खरीदनी थी 500 लाख की, ग्रांट मिल गया 100 लाख का। ग्रांट वॉज रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड टू द मशीनरी कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी मैंने ग्रांट को मशीनरी की कॉस्ट से घटाकर दिखा रखा है। डिडक्शन मेथड फॉलो करते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ द मशीनरी इज 5 ईयर्स, 5 साल चलेगी, और मशीनरी को डेप्रीशिएट करना है
20% WDV से। ठीक है जी, करते रहेंगे, कोई बात नहीं। अब कंपनी हैड टू रिफंड द एंटायर ग्रांट इन 2 अप्रैल 2017। 14 में लिया था, 14-15 चला गया, 15-16 चला गया, अब 16-17 सॉरी 14-15 चला गया, 15-16 चला गया, 16-17 भी चला गया। देखिए ऐसे समझते हैं, 1 अप्रैल 14 सॉरी, हमने मशीनरी दिखाई अपनी किताबों में 400 लाख की। 31 मार्च 15 पर 20% डेप लगा दिया होगा। कितना बचा बेटा मशीनरी यहाँ पर? अब मशीनरी की बुक वैल्यू बची 320 लाख। बेटा देखना ऐसे ही है ना, 320 लाख बच गई मशीनरी की बुक वैल्यू। उसके बाद क्या हुआ बेटा, फिर से डेप लगाया आपने और 31 मार्च 16 तक फिर से 20% WDV से डेप लगाया, तो 320 लाख पर ज़रा 64 लाख रुपए माइनस करके बताइए। हाँ बेटा 256 लाख रुपए बच गया। फिर से 31 मार्च 17 को 20% WDV से डेप लगाया, तो मशीनरी की बुक वैल्यू 256 लाख करना बेटा, 256 लाख माइनस 20 इंटू 20% 51.2 लाख माइनस करो। 51.2 लाख कितना आएगा? 256 माइनस 51.2 इज इक्वल टू 204.8। लो बेटा, आज मशीनरी की वैल्यू ये है। नाउ यू नीड टू रिफंड द एंटायर ग्रांट। आपको ग्रांट रिफंड करना है। अब जब ग्रांट रिफंड करना है तो क्या करेंगे? ग्रांट रिफंड करना है 100 लाख का, तो बेटा एसेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ग्रांट एसेट की कॉस्ट में पड़ा हुआ है। तो रिवाइज्ड मशीनरी की बुक वैल्यू किताबों में 304.84 लाख की दिखाएंगे। दैट्स इट, which was imposed at how will you deal with the refund of grant in the books of XYZ as per AS 12। और बेटा ज़रा बताना डेप्रीसिएशन कितना लग जाएगा? तो आओ जर्नल एंट्री क्या होंगी? सबसे पहले ग्रांट अकाउंट डेबिट, गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक, बेटा 100 लाख will be used to increase the cost of asset। अब कॉस्ट हो गई 304.84, तो बेटा अब डेप्रीसिएशन लगेगा 304.8 का 20%, विच विल बी ट्रांसफर्ड टू PNL अकाउंट। PNL अकाउंट, PNL अकाउंट निकालना बेटा। 304.8 का 20% कितना आएगा? जल्दी बता दो। $60.96। चलिए बेटा नोट कर लें इसको। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर AS12, सर आपकी आवाज़ तेज हो गई बेटा। AS12 फिनिश हो गया, आसान सा AS था। कुल मिलाकर 3 क्लास लगाई हमने, जिसमें 2 क्लास में कॉन्सेप्ट समझे और फिर 1 क्लास में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। लगभग एग्जाम के जितने क्वेश्चंस हैं या स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं वो हमने सारे के सारे लगभग कवर कर लिए हैं। ठीक है बेटा, जाएं सर, मत जाओ छोड़कर। ओके बेटा, चलो बाय 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 बाय।